ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, और अगला एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है, देखो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लेंस वाला पार्ट है। ठीक है ना, लेंसेज के ऊपर बहुत सारे भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ओनली मिरर के ऊपर बहुत ही कम है क्वेश्चन, निग्लिजिबल। तो लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एक दो क्वेश्चन प्रिज्म पे भी आए हुए हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो टॉपिक ऐसे हैं, लेंस और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मुझे लगता है कि 90% क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में TIR भी बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ये TIR, बहुत सिंपल है। ये बताओ कि अगर कोई भी लाइट रे अगर डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही है, मतलब वो इंसिडेंट हो रही है डेंसर मीडियम में, और बाद में बाहर जा रही है रेयर मीडियम में, तो क्या ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में से कौन बड़ा होगा? क्यों भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक, अब हम क्या करने यस वाले सर। हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हम तुमसे ये बोले कि अगर हम ये आई बढ़ाते जाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में क्या कहोगे? अगर आई बढ़ेगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू, आर भी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ये है कि पहले 90 डिग्री कौन पहुंचेगा, आई पहले 90 डिग्री पहुंचेगा या आर पहले 90 डिग्री पहुंचेगा? सर आर। पहुंचेगा। तो देखो आर जब 90 डिग्री होगा, उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एंगल आईसी से कम है तभी रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन सिर्फ यहीं तक हो रहा है। अब अगर हम एंगल आई को और बढ़ाएंगे आईसी से ज्यादा, तो रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो क्या शुरू हो जाएगा, रिफ्रैक्शन खत्म होके रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। यानी अब अगर एंगल की वैल्यू, सपोज हमने ये जो एंगल आई लिया हुआ है, अगर ये आई आईसी से बड़ा है, तो ये लाइट रे डेंसर मीडियम में इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन आई इज लेस देन आई सी, तब तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन आई सी होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, आईसी कौन सा एंगल है, आईसी हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन आईसी अपॉन साइन आर। साइन आईसी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। तो यहां से हम आईसी की वैल्यू याद रख सकते हैं, आईसी की वैल्यू याद रखनी है हमको, साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। वैसे भी साइन इनवर्स है, तो कभी भूल भी जाओ कि म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर है या म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। साइन इनवर्स के अंदर तो वन से कम ही आना चाहिए ना, तो स्मॉल अपॉन बिगर क्वांटिटी होगी, न्यूमरेटर में स्मॉलर म्यू आएगा, डिनोमिनेटर में बिगर नंबर आएगा। बोलो, तो इसकी दो कंडीशन है, दो कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो कंडीशन है व्हेन लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, नोट कर लो। तो एक कंडीशन तो है डेंसर टू रेयर, और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। बस। देखो ध्यान से,
ठीक है, जैसे इसमें बताना एक छोटा सा प्रॉब्लम। मान लेते हैं ये म्यू इक्वल टू 3/2 का एक प्रिज्म है और लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली एट वन फेस, ठीक है, इधर वाला फेस हो गया ABC, ये वाला एंगल थीटा है। तो हमें निकालना है फाइंड कंडीशन ऑन एंगल थीटा सच दैट light rays undergo TIR at face AC। लाइट रेज अंडरगो TIR एट फेस AC। देखो निकालो। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो लाइट रे है उसको सीधा सीधा अंदर भेज देना है, ठीक है। अब ध्यान से ये देखो कि जब ये अंदर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे बनाओ नॉर्मल। अभी बताओ कि ये नॉर्मल के साथ यहाँ एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, बोलो। और हम लोग ऐसे बोलेंगे कि TIR होने के लिए जो 90 माइनस थीटा है ये IC से बड़ा होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये इक्वलिटी लिखेंगे। अब क्या करो, दोनों तरफ साइन ले लो, तो लिखोगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बड़ा होना चाहिए साइन IC से, तो यहाँ से आएगा कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए 2/3 से, तो लिखेंगे थीटा छोटा होना चाहिए कॉस इनवर्स 2/3 से। ये आंसर आएगा, बताइए, ये आंसर आएगा, बताओ। ये लास्ट स्टेप में इनइक्वालिटी कैसे चेंज हो गई, क्लियर है ना? लास्ट स्टेप में इनइक्वालिटी जो चेंज हो गई है, क्लियर है? एक इसमें पॉपुलर केस है, वो लिखना। पॉइंट सोर्स kept inside a denser medium। पॉइंट सोर्स kept inside a denser medium। जैसे मान लेते हैं कि बाहर एयर है और नीचे वाटर है, ठीक है, और एक पॉइंट सोर्स है जिसको हमने H डेप्थ नीचे रखा हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है, ठीक है। तो क्या होगा, इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट रेज निकलेंगी, ध्यान से देखना, तो जो लाइट रे बाहर की तरफ जा रही है वाटर टू एयर, क्या वो लाइट रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी? तो एक लाइट रे ऐसी भी आएगी यहाँ पे जो जस्ट यहाँ पे ग्रेज हो जा रही है, क्यों भाई? और इसके बाद वाली रेज का क्या हो रहा होगा, तो इसके बाद वाली जो रेज होंगी वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही होंगी। क्यों ऐसा हो रहा होगा? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा कि बाहर अगर कोई ऑब्जर्वर है, समझना ध्यान से, बाहर से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट बाहर आ रही है ना, ये एक, जो बाहर की तरफ लाइट निकल रही है वो एक सर्कुलर एरिया से ही बाहर निकल रही है। ये देखो ध्यान से, उसको ऐसा लगेगा एक सर्कुलर रीजन है, वहीं से बाहर निकल रही है लाइट, बाकी लाइट जो है वो अंदर ही रह जा रही है। तो हमसे कई बार पूछता है कि वो जो सर्कुलर रीजन है उसका रेडियस क्या होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं रेडियस? अब देखो, जहां से लाइट रे निकलना बंद हो गई वो वाला लास्ट वाला एंगल लिखो, ये वाला एंगल होगा IC। देखो ध्यान से चेक करो, अच्छा ये वाला IC है, तो ये पूरा एंगल भी ध्यान से देखो, तो ये IC है। अब अगर हम इसका रेडियस R ले लें तो साइन IC क्या लिखेंगे, साइन IC बनेगा 1/μ, और इस ट्राइंगल से अगर तुम tan IC लिखोगे तो tan IC बनेगा
आर बाई एच। अब अगर साइन आई सी 1/μ है तो टेन आई सी क्या लिख सकते हैं, क्या टेन आई सी को 1/√ऑफ म्यू स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी h/√ऑफ, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे, ऐसे समझ लो। तो अगर याद रखोगे तो अच्छा है, और नहीं याद रहे तो निकाल लेना जरूरत पड़ने पे। मतलब ये वो सर्कुलर रीजन है जिससे लाइट बाहर आ रही है। बोलिए, क्लियर है? थोड़ा क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आई ठीक से। सर, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर, थोड़ा नोट करना। और ऊपर बस सर। देखो ध्यान से, नोट कर लो। और इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका एक एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा, डेटा ट्रांसमिशन का एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, भाई नॉर्मली जो वायर्स होते हैं जो बिफोर ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहे थे, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाते थे। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या था कि कंडक्टिंग वायर के थ्रू जाते थे, तो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से लॉसेज होते थे, ठीक है ना। लेकिन जो ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें हम लोग एक तरह से समझ लो कि डेटा को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्निक डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब इससे फायदा ये होता है कि इस केस में इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 100% लाइट रेज का रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी इसमें लॉस नहीं आता है, इसीलिए अच्छी टेक्निक है। तो होता है क्या ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर आप ऐसे समझ लो कि एक केबल है, ठीक है। ठीक है, और इस केबल में दो अलग अलग शेल्स हैं, दो अलग अलग मटेरियल हैं समझ लो। अंदर वाले का बाहर वाले का मटेरियल N1 है, अंदर वाले का मटेरियल N2 है, और N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लाइट रेस कह लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अंदर वाले शेल में एंटर कराते हैं। तो जब वो बाहर यानी एयर है, जब वो एयर से अंदर की तरफ जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। भाई इस केस में नॉर्मल क्या बनेगा, इस केस में नॉर्मल ये बनेगा जब एंटर हो रही है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होने के बाद ये दोबारा इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये बनेगा। तो जब दोबारा नॉर्मल बना रहे हैं, तुम ध्यान से देखो, तो क्या ये अब डेंसर से रेयर जाने के लिए रेडी है। तो अगर वहां पे N1 N2 और उस एंगल पे हम TIR की कंडीशन लगाते हैं तो ये लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस तरह से पूरे केबल में ये रिफ्लेक्ट होते हुए दूसरे एंड पे पहुंचती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की एक तरह से टेक्निक हो गई। हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर हम ये वाला एंगल अल्फा ले लें तो हमें निकालना है कंडीशन ऑन अल्फा फॉर TIR। निकाल सकते हो अपने आप, जरा ट्राई करो। कंडीशन ऑन अल्फा फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस एट कर्व्ड सरफेस ऑफ केबल। करोगे ट्राई अपने आप, करो जरा। N1 N2 और अल्फा में एक रिलेशन निकल के आएगा कि इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए ही TIR पॉसिबल है। तो देखो जरा निकाल के देखो क्या आएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, केवल इसका क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, हमें पूरा केबल की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, ये हो गया उसका आउटर कवर, ठीक है। ये इस पॉइंट का नॉर्मल हो गया,
और ये हो गया सपोज इसका इनर कवर, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट हुई इधर से, तो जब एंटर इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे ये एंगल अल्फा है और बाहर एयर है, अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट होगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, तो इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, देखो। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बने ये एंगल टी आई आर की कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। इसके लिए ये वाला N1 है और ये वाला N2 है, ठीक है। तो देखो क्या करो, ये वाला एंगल हम लोग अगर R ले लें तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस आर बनेगा, बताना। और हम लोग लिखेंगे कि जो 90 माइनस आर है ये ग्रेटर देन होना चाहिए आई सी। बोलो, वैसे ही चलते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो साइन 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी, तो यहाँ से आएगा कॉस आर शुड बी ग्रेटर देन N1 अपॉन N2। ये क्लियर है। अब कॉस आर अगर ग्रेटर देन N1 अपॉन N2 है तो साइन आर क्या लिखोगे, साइन आर लेस देन होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, क्यों भाई। और साइन आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। तो साइन आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन N2, इट शुड बी लेस देन। अब इसको देखो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर और अपॉन N2, तो ये N2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा लेस देन साइन इनवर्स ऑफ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। तो ये एक तरह से कंडीशन आ गई, यानी जो भी लाइट रे हम अंदर भेज रहे हैं अगर उसका अल्फा इस एंगल से छोटा है तो 100% उसके कर्व सरफेस पे टी आई आर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है ये टेक्निक। ठीक है ना। दूसरा इसका जो पॉपुलर एप्लीकेशन है वो है डायमंड्स के केस में, ठीक है। डायमंड तो खैर सुना ही है सभी ने, दे आर वेरी कॉस्टली। तो डायमंड के कॉस्टली होने का जो रीजन है वो छुपा हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है। तो डायमंड के अंदर अगर कोई लाइट रे एंटर हुई है तो उस लाइट रे का टीआईआर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर हम उसी शेप का ग्लास लें और उसी शेप का डायमंड मटेरियल लें तो डायमंड के केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि लाइट जो है अंदर कई बार इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी बाहर आने से पहले। तो हमको ऐसा लगेगा कि लाइट जो है वो चारों तरफ से बाहर आ रही है, तो इसीलिए उसकी ब्राइटनेस जो है ज्यादा होगी। बल्कि करते क्या है कि ऐसा नहीं कि डायमंड कैसे भी शेप का हो तो काम चल जाएगा, डायमंड का हमें प्रॉपरली क्या है, कटिंग भी करनी पड़ती है। सुना है, नहीं सुना है, कटिंग ऑफ अ डायमंड। यस सर। तो कटिंग ऑफ डायमंड के पीछे रीजन यही होता है कि हम उसके सरफेसेस को इस तरह से कट करते हैं सो दैट जो भी लाइट उसके अंदर जाए वो ज्यादा से ज्यादा बार इंटरनली रिफ्लेक्ट हो, ऐसे समझो। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। मान लेते हैं कि ये एंगल दिया हुआ है 135, ये वाला एंगल दिया हुआ है 90, ठीक है। और एक लाइट रे मैंने यहां से एंटर कराई सपोज, ठीक है। ये लाइट रे एंटर कराई है और ये वाला एंगल सपोज है अल्फा, ठीक है। और इसके बाद ये लाइट रे इस फेस पे जाके इंसिडेंट हो रही है, तो ये हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हमें निकालना है कंडीशन ऑन अल्फा सच दैट लाइट रे undergoes TIR at सरफेस BC, ठीक है। और इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है उसका। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने से क्या होता है कि उसका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आईसी की वैल्यू लिखते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू,
तो अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो आईसी की वैल्यू कम है। आईसी कम होने का मतलब है कि बहुत कम लाइट रेज होंगी जो रिफ्रैक्ट होंगी, ज्यादातर लाइट रेज का क्या होगा, टीआईआर होगा। बस यही उसका एक तरह से मटेरियल का जो बेनिफिट है वो यही है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। देखो करो, इसको ट्राई करो। देखो इसमें, देखो अगर हम ये वाला एंगल यहाँ पे चाहते हैं टीआईआर हो, तो यहाँ पे जो एंगल है ये कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है आईसी से बड़ा होना चाहिए, क्यों भाई? तो एक काम करते हैं, इस एंगल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सपोज बीटा। हम्म तो इधर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और इसको ले लेते हैं हम लोग आर, तो इधर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर। तो एक कंडीशन तो हम लोग ये लगा दें कि 90 माइनस बीटा प्लस 90 प्लस 135 एंड प्लस 90 माइनस आर, ये सब मिला के 360 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कंडीशन आती है? आर प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है 45 माइनस आर। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि फॉर टीआईआर, टीआईआर के लिए हम लोग बोलेंगे कि बीटा शुड बी ग्रेटर देन आईसी। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या आईसी की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ से आएगा बीटा ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 45 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री, तो आर शुड बी लेस देन 15 डिग्री। तो इसको कर दो साइन आर शुड बी लेस देन साइन 15। अब साइन आर कैसे आएगा? तो इसको लिखेंगे स्नेल्स लॉ से 1 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन आर। तो साइन आर की जगह हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2 शुड बी लेस देन साइन 15। तो यहाँ से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, अल्फा लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन 15। कर लिया था? ठीक है ना? तो क्वेश्चन इसके टीआईआर के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीबीपी में है कई सारे, मैं टिक करके दूंगा तो कर ला फिर। कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं है, इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हेडिंग पड़ेगा रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म देखा सभी ने कैसा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म इस टाइप का बनेगा। ठीक है, और इसमें कितने फेसेस होंगे क्यों भाई? इसमें कितने फेसेस बनेंगे? टोटल 5 फेसेस होंगे, ध्यान से देखो तो। ठीक है, जिसमें से 3 फेसेस जो है वो रेक्टेंगल है और 2 फेसेस इसमें ट्राइंगल है। तो एक्चुअली इसमें जो इधर वाले जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं इनको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल है, एंगल ए, दिस एंगल इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ है दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ प्रिज्म। तो जो भी रिफ्रैक्शन लेना है, प्रिज्म का बेसिक पर्पस क्या है? प्रिज्म का जो बेसिक पर्पस है वो है टू डेविएट अ पर्टिकुलर लाइट थ्रू एन एंगल। मतलब अगर हमें किसी लाइट रे को किसी एंगल पे डेविएट करना है, मोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग प्रिज्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिज्म में अपना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है सिंपली।
ज्योमेट्री एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, थोड़ा बहुत टीआईआर बस, तो कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं आएगा, ऐसे समझ लो कि ये भी एक तरह का एप्लीकेशन ही है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हम लोगों ने लिया, ठीक है, ये वाला हो गया इसका एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, लाइट रे इसके इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो ये बन जाएगी इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, देखो, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बनाते जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट रे तुम ध्यान से देखो तो रेयर से डेंसर जा रही है, तो रेयर से डेंसर जाने की वजह से ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो अंदर ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं R1, R1 इज कॉल्ड फर्स्ट एंगल ऑफ, R1 is called first angle of refraction, R1 is called first angle of refraction। और उसके बाद फिर ये लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे हम फिर से एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तो बाहर जो एंगल बनेगा वो E है, और अंदर जो एंगल बनेगा वो R2 है, ध्यान से देखो तो R2 इज कॉल्ड, R2 को बोलते हैं हम लोग सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलते हैं, और E को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस, E को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये हो गई इमर्जेंट रे, देखो ध्यान से, ठीक है। तो लाइट रे डेविएट हो रही है, ध्यान से चेक करो तो। अब इसमें क्या क्या ज्योमेट्रिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, ध्यान से देखो, स्नेल्स लॉ लिखेंगे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, और दूसरी इक्वेशन इसी तरह से बन सकती है 1 इंटू साइन ई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2। तो ये दोनों तो हो गए स्नेल्स लॉ, एक इक्वेशन ये यूज होगी। अच्छा, और देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ध्यान से चेक करो, तो ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस R1, और ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस R2। तो क्या ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा? तो फ्रॉम ज्योमेट्री वी कैन से that 90 minus R1 plus 90 minus R2 and plus A is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ से R1 plus R2 is equal to A आ जाएगा। तो ये एक ज्योमेट्री से रिजल्ट है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है इसका डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, याद है? डेविएशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं भाई? ये जो लाइट रे है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस लाइट रे को अगर आगे बढ़ाएं और इस लाइट रे को अगर आगे बढ़ाएं, ध्यान से चेक करो, तो ये वाला जो एंगल है ये बनेगा Δ1, और ये वाला जो एंगल है ये बनेगा Δ2। चेक करो Δ1 क्या है, तो Δ1 की वैल्यू है I माइनस R1, Δ2 क्या है, Δ2 की वैल्यू है E माइनस R2। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें हम लोग तो हमको नेट डेविएशन मिलेगा, एंड नेट डेविएशन मिलेगा I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। तो किसी भी प्रिज्म का जो नेट डेविएशन है वो आ जाएगा I प्लस ई माइनस ए। तो ये समझ लो एक सेकंड इक्वेशन है। अब देखा जाए तो पूरा का पूरा जो प्रिज्म है इन्हीं दोनों इक्वेशंस पे बेस्ड है, मतलब इन्हीं सब इक्वेशंस पे बेस्ड है। कंप्लीट ज्योमेट्री और कॉन्सेप्ट उसके सामने है तुम्हारे, देखो नोट कर लो, देखो कोई डाउट है कहीं पूछो, ठीक है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम पड़ेगा ग्राफ बिटवीन डेल्टा वर्सेस आई, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो हालांकि ये ग्राफ हम लोग एक्सपेरिमेंट करके प्रिज्म के ऊपर ड्रॉ करते हैं, बट फिलहाल हमको अभी इस ग्राफ को ध्यान रखना है। मतलब अगर हम आई चेंज करेंगे, ये तो बात क्लियर है ना कि आई चेंज होगा तो R1 चेंज होगा, R1 चेंज होगा तो R2 चेंज होगा, R2 चेंज होगा तो E चेंज होगा।
कहने का मतलब है बाकी सारे एंगल आई पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर हम आई चेंज करेंगे तो डेल्टा भी चेंज होगा। ठीक है, तो डेल्टा और आई के बीच में एक रिलेशन आएगा। अगर हम मैथमेटिकली रिलेशन लिखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन आएगा, उसका ग्राफ प्लॉट करना, फॉर्मूला, उसका फंक्शन देख के ग्राफ प्लॉट करना इम्पॉसिबल है, मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंटली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली देखो क्या है, ये ग्राफ स्टार्ट होगा आई मिनिमम से, ठीक है, और ये ग्राफ एंड होगा आई 90 डिग्री पे। मतलब ये ग्राफ स्टार्ट होगा आई मिनिमम से और एंड होगा 90 डिग्री पे। और ग्राफ कैसा आएगा वो जरा देखना ध्यान से, ग्राफ इसका कुछ इस तरह का आएगा। ध्यान रखना, ये मैंने पैराबोला नहीं बनाया है, सबसे पहले तो पैराबोला नहीं है ये। पैराबोला में क्या होता है कि वो जो मिनिमम है वो मिड पॉइंट पे आता है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्टेड है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ, क्यों भाई? और इधर वाला जो पॉइंट है डेल्टा का, देखो ध्यान से, ये पॉइंट बनता है डेल्टा मैक्सिमम, ये पॉइंट बनता है डेल्टा मिनिमम। ठीक है, देखो ध्यान से ग्राफ। अब हम अगर इस ग्राफ में एक ऐसे ही नोटिस करें तो तुम ध्यान से देखो, ये बोल सकते हैं क्या कि कोई भी डेल्टा दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों है, इसको हम लोग समझ सकते हैं एक सिंपल से प्रिंसिपल से। जैसे मान लो कि कोई भी लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, देखना ध्यान से, और लाइट रे इधर की तरफ बेंड हुई और इधर की तरफ बेंड होने के बाद इधर निकल गई। तो अगर लाइट जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है और जहां से ये लाइट रे बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे अगर एंगल आई है तो यहाँ पे एंगल ई है। अब मुझे बताओ कि अगर हम लाइट को उधर से भेजें ई एंगल पे तो क्या होगा? मतलब इधर से भेजा आई एंगल पे तो उधर निकल रही है ई पे, तो अगर उधर से हम ई पे भेजेंगे तो क्या होगा? तो क्या ये लाइट रे इधर से निकलेगी आई एंगल पे? यस क्यों? इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर हम लाइट का पाथ किसी भी जगह रिवर्स कर देंगे तो वो पूरा पूरा उसका पाथ पीछे का बैक ट्रेस होगा। तो ये मैंने इसलिए दिखाया यहाँ पे क्योंकि अगर हम इसको आई एंगल पे आगे भेजते हैं, लाइट को अगर हम आई एंगल पे आगे भेजते हैं, देखना, तो ये लाइट रे ई एंगल पे बाहर निकलती है, देखो, तो क्या उसकी वजह से कुछ डेल्टा आता है? तो डेल्टा की वैल्यू ये रही, इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच का एंगल। तो अगर हम ई पे भेजेंगे तो आई पे निकलेगी, तो क्या तब भी डेल्टा ही रहेगा एंगल। तो किसी भी एंगल पे कोई भी डेल्टा अगर हम प्लॉट करते हैं इसमें, फॉर एनी डेल्टा देयर एग्जिस्ट two different angles of incidence. You can check. There are two angles of incidence for each delta. एक एंगल ये आएगा, ठीक है, और एक एंगल यहां पे आएगा। ध्यान से देखो, तो कोई भी डेल्टा दो अलग अलग एंगल पे पॉसिबल है। कोई भी डेल्टा अगर हम देखें तो ये दो अलग अलग एंगल पे पॉसिबल आ रहा है। फॉर ईच डेल्टा देर आर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो अगर उसमें से एक एंगल आई है तो दूसरा एंगल ई होगा, या उधर वाला आई है तो इधर वाला ई होगा। मतलब अगर हमने इधर से भेजा है 53 डिग्री पे और उधर निकली है लाइट रे 37 पे, तो इसका मतलब अगर हम 37 पे भेजेंगे तो इधर से निकलेगी 53 पे। तो 53 और 37 का जो पेयर बनेगा उसके लिए डेल्टा सेम रहेगा। तो ये ग्राफ भी हमको यही चीज बता रहा है, जो ग्राफ बनाया है ये ग्राफ भी हमको यही सेम बात कन्वे कर रहा है कि हम आई पे भेजेंगे तो ई पे निकलेगा, ई पे भेजेंगे तो आई पे निकलेगा। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लो इसमें से। हम इसमें लिखेंगे फॉर ईच डेल्टा देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस for which
same deviation is obtained, for which same deviation is obtained. आगे इसमें लिखेंगे कि one of them is I, then the other one will be E. अगर उसमें से एक को हम I बोल रहे हैं तो जो दूसरा वाला होगा वो E बनेगा, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये ध्यान से देखो, जब डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मिनिमम है, तो जब डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मिनिमम है तो एक ही एंगल आ रहा है, तो वो एक ही एंगल इसलिए आ रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर एंगल पे आई और ई की वैल्यू क्या हो गई होगी, सेम हो गई होगी। तो ये बात एक ध्यान रखने वाली है कि अगर डेल्टा मिनिमम का केस है तो आई और ई सेम होंगे। अच्छा ये बताओ, अगर आई और ई सेम होंगे तो क्या R1 R2 भी सेम होंगे? अगर आई और ई सेम होंगे तो क्या R1 R2 भी सेम होंगे? और R1 प्लस R2 होता है A, तो R1 R2 की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी A/2 के इक्वल। क्लियर? अब जरा देखना ध्यान से, डेल्टा मिनिमम का जो फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A। अब अगर I और E बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 2I माइनस A। तो यहां से तुमको I की वैल्यू मिलेगी A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। और अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं ना, साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से आ जाएगा म्यू इक्वल टू साइन ऑफ, देखना ध्यान से, A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2। तो ये एक पॉपुलर फॉर्मूला है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं एक आध बार। ठीक है, मैंने डिराइव भी कर दिया है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अगर डेल्टा मिनिमम का केस होता है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा इक्वल आएंगे, तुम्हें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आई और ई इक्वल है तो R1 R2 भी इक्वल होंगे, बट R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, तो R1 R2 की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे तो A/2 हो जाएगी। बोलिए। और ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने डिराइव किया था, उसी में वैल्यू रख दी तो आई निकल आया, आई रख दिया, R1 रख दिया तो म्यू निकल आया। ठीक है, नोट करो इसमें यहाँ तक पहले। क्लियर है? ये तो हो गया डेल्टा मिनिमम। इसी तरह से अगर डेल्टा मैक्सिमम की बात की जाए तो डेल्टा मैक्सिमम के लिए हम लोग बोलेंगे कि आई और ई में से कोई एक 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ध्यान से, डेल्टा मैक्सिमम जिस पॉइंट पे आ रहा है वहां ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये 90, अगर हम आई को 90 लेते हैं तो ई की वैल्यू आई मिनिमम आएगी, और अगर ई की वैल्यू 90 आ रही है तो आई की वैल्यू आई मिनिमम होगी, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। 90 पे एंटर होगी तो आई मिनिमम पे निकलेगी, और आई मिनिमम पे एंटर होगी तो 90 पे निकलेगी, एक ही बात है। ठीक है ना? तो डेल्टा मैक्सिमम के लिए हम लोग बोलेंगे इधर आई और ई शुड बी 90 डिग्री, दोनों में से कोई एक 90 डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, हालांकि ये दो अलग अलग बातें जरूर हैं, बट इन दोनों बातों का मतलब सेम है। मतलब ये है कि अगर हम आई की वैल्यू 90 लेते हैं, 90 का मतलब ये है ग्रेजिंग इंसिडेंस है, ये एक तरह से, मतलब लाइट रे जो है वो ग्रेस करते हुए इंसिडेंट हो रही है। तो लाइट रे इधर की तरफ जाएगी और इधर की तरफ जाने के बाद फिर वो इधर से निकलेगी। देखो, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा इस तरह से, ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा आई मिनिमम। लेकिन अगर हम मान लो कि आई मिनिमम पे लाइट को भेजें, मान लो हम इसको भेज रहे हैं आई मिनिमम पे, तो आई मिनिमम पे भेजने पे क्या होगा, अंदर लाइट रे इधर की तरफ जाएगी, और इधर की तरफ जाने के बाद जो हम यहाँ पे बनाएंगे, तो जब इधर से बाहर निकलेगी तो ई की वैल्यू 90 डिग्री है। एक्चुअली दोनों फिगर अलग अलग नहीं है, तुम ध्यान से सोचो तो बताओ, अलग अलग है क्या? दोनों दो अलग अलग केस नहीं है, एक ही केस है। तुम ध्यान से देखो तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से तो बोल ही सकते हैं ना, एक ही केस है।
ये वाला जो केस है ये कहलाता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, और ये वाला केस कहलाता है ग्रेजिंग इमरजेंस। कोई एक अगर 90 डिग्री है तो ये डेल्टा मैक्सिमम का केस बनेगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में जैसे मान लो कि आई ई की वैल्यू 90 है, तो बताओगे R2 कितना होगा? R2 की वैल्यू IC के बराबर होगी अगर E 90 है तो, और R2 IC के बराबर है तो R1 की वैल्यू A माइनस IC होगी। अब R1 A माइनस IC है तो I मिनिमम निकाल सकते हैं, तो 1 इंटू साइन ऑफ I मिनिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ A माइनस IC। तो यहाँ से I मिनिमम अगर चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। I मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस IC। तो हमको I मिनिमम मिल जाएगा, I मिनिमम मिल जाएगा तो डेल्टा भी निकाल सकते हैं। डेल्टा मैक्सिमम क्या होगा? तो डेल्टा मैक्सिमम का फॉर्मूला है I प्लस E माइनस A। तो यहाँ पे डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी I की जगह I मिनिमम, E की जगह 90 डिग्री और A की जगह A। तो ये डेल्टा मैक्सिमम आ जाएगा। देख लो, डेल्टा मैक्सिमम डेल्टा मिनिमम ये दो पॉपुलर केसेस हैं। ये दो केस अलग अलग नहीं है, एक ही है, ज्योमेट्री तो सेम ही है। देखो नोट करो, बताओ कोई डाउट है तो। क्लियर है? देखो इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 63, करो ट्राई करो। आंसर इसका 5 आना चाहिए। Yes sir, 5 आया। Angle 1 degree has refractive index 1.5. A good estimate for angle of deviation is minimum angle of deviation is n by 10। तो ये कैसे निकलेगा? क्यों भाई? अब देखो अगर R1 इक्वल टू R2 लिखे तो R1 इक्वल टू R2 क्या A/2 होगा? A/2 मतलब ये हो जाएगा 0.5 डिग्री। बताओ। अब अगर एंगल स्मॉल है तो क्या हम साइन I को I और साइन R को R लिख सकते हैं ना, अगर स्मॉल एंगल वाला केस है तो यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 होता है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली I अपॉन R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी म्यू R1। तो म्यू है 1.5 और R1 है 0.5, तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.75 डिग्री। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा की वैल्यू होती है I प्लस E माइनस A, या इसको लिख सकते हैं 2I माइनस A। तो 2I का मतलब हो गया 1.5 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 0.5। 0.5 मतलब इसको अगर हम n/10 करते हैं तो n की वैल्यू 5 आ जाती है। बोलो क्लियर है? ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। देखो करो ट्राई। देखो क्या करेंगे इसमें, critical angle for medium of specific wavelength if the medium has a relative permittivity। relative permittivity क्या होती है? relative permittivity एप्सिलॉन r लिखते हैं, ये 3 है, और relative permeability म्यू r लिखते हैं, ये 4/3 है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? क्यों भाई? देखो स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी और मीडियम में लिखेंगे तो रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी से उसमें मल्टीप्लाई बनेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है C अपॉन V। तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो तो म्यू आर एप्सिलॉन आर बचेगा, तो म्यू आर एप्सिलॉन आर का अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो साइन IC क्या हो जाएगा? साइन IC होगा 1/2। तो यहाँ से IC की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। कर लिया ना सभी ने? ठीक है। यस सर।
तो प्रिज्म में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो काम हम लोगों ने आज किए। क्वेश्चंस मैं कुछ और भेज दूंगा और वो डीपीपी भी भेज दे रहा हूँ। तो उस डीपीपी से आप ऐसे समझ लो कि लेंस बचा हुआ है, कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन बचा हुआ है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बचा हुआ है। उसको छोड़ के बाकी तुम अटेम्प्ट करना उस डीपीपी में से, ठीक है।